हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक जो है वो बड़े ही प्रेम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसके पश्चात इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको बनाएंगे स्टूडेंट। इसका बेसिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन काफ़ी थ्योरेटिकल हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा, देन आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि पूर्णतः कंसेप्ट पे आधारित है। तो चलो बगैर देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर एक प्रमेय है, थ्योरम है, उसको याद रखना है, प्रूव करना नहीं है। आप इसका स्टेटमेंट, कथन ये याद रख सकते हैं। और वो थ्योरम जो है वो क्या है, देखिए वो ये है कि P एक अभाज्य संख्या है। कि अगर हम कोई एक अभाज्य नंबर ले लें, ठीक है, संख्या है, यदि P इसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो P उस संख्या को भी विभाजित करेगा जहां पे P एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए किस प्रकार से है, मैं आपको यहां लिख देता हूं कि यहां लिख रहा हूं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये। और दूसरा जो है, P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। पहले तो ये क्लियर कीजिए कि P और A जो है किस प्रकार के जो है नंबर्स हैं। तो फर्स्ट जो है, A जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, और P जो है वो अभाज्य संख्या है। इसको आप एकदम से क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोला सर बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है। देन ये किस प्रकार से बिहेव करेंगे, यानी जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है। देन ये लिखा हुआ है कि ये जो पूर्णांक है इसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसको अगर कोई अभाज्य नंबर विभाजित करता है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसके वर्ग को अगर P जो है वो विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, जित कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर पूरा लिख देता हूं मैं, इसका मीनिंग जो क्या है वो, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना हो, तो लिख दीजिए यहां P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर अच्छे से लिख दें तो आपको बिल्कुल दिक्कत ही ना हो। फिर से क्लियर, देखिए हमने क्या माना है कि ये जो A है वो एक धनात्मक पूर्णांक है इस थ्योरम में, और P एक अभाज्य संख्या है। तो अगर A के वर्ग को P विभाजित करता है, हमने लिख दिया P A स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है, तो देन एक कंडीशन और होगा, तब जब, ठीक है, तब ये जो P है यानी अभाज्य संख्या है, ये A को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे जो है क्वेश्चंस में करने वाले हैं। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको।
आशा करते हैं क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बिल्कुल यही है ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल मान लिया। यदि p किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, यानी p विभाजित कर रहा है संख्या a जो है उसके वर्ग को, और जहां पे संख्या a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। नहीं, p धनात्मक पूर्णांक नहीं है, गलती से लिखा है। इसको भी हम अभी सही कर देते हैं, इसको बिल्कुल हम अभी स्टेटमेंट है इसको हम लोग सही बना देते हैं, क्योंकि भैया संख्या p एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, a धनात्मक पूर्णांक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट हमने स्लाइड में चेंज कर दिया है, जो छोटा सा करेक्शन था वो बना दिया है। अब एकदम सही लिखा हुआ है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। यदि p किसी संख्या a के वर्ग को विभाजित करती है, ठीक है, तो उस स्थिति में p जो है वो a को भी विभाजित करेगी। ये आपको थोड़ा बिल्कुल याद रखना है, और दूसरा इसमें ये याद रखना है कि a और p क्या है, ठीक है, जहां पे a एक धनात्मक पूर्णांक है और p अभाज्य नंबर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है आगे की ओर, और हम लोग जो नेक्स्ट मेथड है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। यानी इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन आपको पहले दिखा देता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जैसे कि ये उदाहरण 5 है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं हमारे पास, इन सभी को हम लोग जो है प्रूव जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी ये विरोधोक्ति विधि जो है इससे करेंगे। तो बहुत से आप में से सोच रहे होंगे सर ये क्या है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होता है हम उसका जस्ट उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे आपको कोई स्टेटमेंट ले लेता हूँ कि हमें जो गिवन है दिया है, सपोज दैट हमें जो दे रखा है वो क्या है, एक सामान्य भाषा में हम लोग लिख लेते हैं दिया है, ठीक है भाई। तो हमें दिया है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें स्टेटमेंट यानी कथन दे रखा है, ठीक। अब जब हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो देन हम लोग जब प्रूव करते हैं तो हम लोग इसका उल्टा मान के प्रूव करते हैं। बोला सर उल्टा कैसे? जैसे हम लोग मान लेते हैं, उल्टे का मतलब ये होगा माना दिया गया संख्या √3 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। संख्या है। फिर से समझिए, बड़े आराम से समझिए इसको, बिल्कुल इसमें कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट या कथन गिवन है उसको आप जब भी किसी क्वेश्चन को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करें तो जो गिवन है उसका ऑपोजिट मान लें। तो हमने क्या मान लिया? √3 एक परिमेय संख्या है। भाई माना है ये तो। अब अगर हमने इसको माना है तो स्टूडेंट अगर हम किसी चीज को मानते हैं तो उसे हमें प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करने के लिए बहुत से मेथड्स, रूल, रेगुलेशंस हमारे पास होते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, या विधि लिख दो, नियम लिख दो।
तो यहां पे हम विभिन्न विधियों का, विधि, नियम और सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए, सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए ये बात प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि भाई √3 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, गणितीय विधि, नियम और सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर हम ऐसा कर पाने में सफल रहे, अगर हम लोग ये चीज प्रूव कर पाने में हमारे पास दो चांस हैं। यहां पे हमारे पास दो बातें हैं। अगर हम प्रूव कर पाने में सफल रहे, सक्सेस रहे, हो सकता है हम असफल भी रह जाएं। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर पाने में सफल रहे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम असफल रहे, क्या रहे, प्रूव कर पाने में असफल रहे कि √3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, अगर हम असफल रहे तो देन हम लोग वापस जो है ये बात हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गिवन जो नंबर है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा आराम से आप फिर से समझ लीजिए ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली है क्या, विरोधोक्ति द्वारा प्रूफ। तो हमें जो भी कथन यानी स्टेटमेंट गिवन होता है उसको हम लोग जो है उल्टा मान लेते हैं कि भाई ये अपरिमेय संख्या न होके परिमेय है। ठीक है, ये हमने माना है ना, देन हमने माना है तो हमें विभिन्न प्रकार के विधि, नियम और सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए इसे प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगर हम प्रूव कर पाने में सफल रहे, देन हम बिल्कुल अगर हम सफल रहे प्रूव कर पाने में, तो ये जो है ये बात सत्य हो जाएगी जो हमने मानी है। ठीक है, अगर हम प्रूव कर पाने में सफल रहे तो ये बात सत्य सिद्ध हो जाएगी कि √3 परिमेय संख्या है। बट अगर हम असफल रहे तो देन हम वापस से गिवन स्टेटमेंट पे जाएंगे और हम कहेंगे कि जो हमने माना है वो गलत है या विरोधोक्ति है, देन गिवन नंबर जो है अपरिमेय संख्या है। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर आपको बता दूं तो आप कहेंगे सर समझ में आ गया होगा जल्दी। जैसे कि आप लोगों ने बहुत से मैटर देखे होंगे, मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि भाई, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, मैं ईमानदार हूं। ठीक है, आप लोग कहते हैं नहीं हो, आप ईमानदार नहीं हो। ठीक है, आप लोग ने लिखा, आपने कहा आप ईमानदार नहीं हैं। ठीक है भाई, चलो ये आपका कहना है, मैंने तो कहा मैं ईमानदार हूं, आपने कहा नहीं है। ठीक, तो जब आप कह रहे हैं कि ईमानदार हम नहीं हैं तो प्रूव इट, सिद्ध कीजिए। देन आप अलग अलग कंसेप्ट, हाँ है ना, जो भी आपके पास कंसेप्ट है, जो आपके पास बात है, या मतलब गवाह बोल दीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में, कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, गवाह का इस्तेमाल करेंगे, प्रूफ देंगे। किस, मुझे ईमानदार नहीं सिद्ध करने के लिए। देंगे नहीं देंगे, देने पड़ेंगे ये तो आपको। अगर आप देने में सफल रहे
ये कंसेप्ट गवाह और प्रूफ जो एकदम से रियल हो वो देने में आप सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। हाँ है ना, देन तो मैं ईमानदार नहीं हूं। ठीक है, अगर आप ये सब बातें कंसेप्ट गवाह प्रूफ प्रोवाइड कराने में, उपलब्ध कराने में असफल रहे, क्या रहे, असफल रहे, देन लास्ट में आपको क्या बोलना पड़ेगा कि आप ईमानदार हैं। क्या बोलना पड़ेगा आपको कि भाई मान लिया आप ईमानदार हैं, हमने जो कहा वो विरोधोक्ति थी, गलत था बात। समझ गए होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है ये क्वेश्चन। बाकी इसमें कुछ ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता अब नहीं पड़ने वाली है स्टूडेंट। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे की ओर और एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक छोटी सी बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोगों के लिए कि भाई इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और आने वाली है, वो मैं अभी क्लियर करा दूं। देखिए यहां पे एक शब्द आएगा, वो आपको पहले से क्लियर हो जाना चाहिए। से अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, देखिए सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है। जैसे स्टूडेंट अगर मेरे पास एक संख्या 2 है और एक 3 है, ठीक है, मैं इनके अभाज्य गुणनखंड बनाता हूं। तो देखिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, 2 गुना 1, 3 गुना 1। और मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 2 नंबर मैंने आपको दिए हैं 2 और 3, इनका जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है। आप कहेंगे 1 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। दोबारा से सुन लीजिए, मैंने आपको 2 नंबर दिए 2 और 3 और मैंने ये पूछा इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है। आप कहेंगे सर दोनों में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। तो वे संख्याएं जिनका केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और वो 1 हो, ठीक है, उनको हम लोग जो है सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्लियर। एक एग्जांपल में और लेता हूं। जैसे मैंने एक नंबर आपको 8 दिया और एक दिया आपको 4 और मैंने आपको ये पूछा कि बताइए क्या ये दोनों नंबर सहअभाज्य हैं। देन आप चेक करेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। आप कहेंगे 2 गुना ये तो ठीक है, 2 गुना 2। तो आप कहेंगे नहीं सर ये दोनों सहअभाज्य नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में 2 गुना 2, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है। गुणनखंड इन दोनों नंबर्स का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुना 2 है। दोनों में देख लीजिए 2 गुना 2, 2 गुना 2 बिल्कुल है। जबकि होना क्या चाहिए, होना कितना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि भाई सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं।
ठीक है, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो, वे सहभाज्य पूर्णांक या सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर? इसके पश्चात अब हमें इस क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को बनाना, वो भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको दिया गया है, आप लोग इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है इस क्वेश्चन का प्रूव जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे कर रहे हैं। तो आप लोगों ने लिख दिया माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? इसलिए √3 बराबर a/b। क्यों? क्योंकि √ संख्या को अंश बट्टे हर में अभिव्यक्त किया जा √3 एक अपरिमेय संख्या थी, उसे हमने परिमेय मान लिया, और जो परिमेय संख्या है उसको अंश बट्टे हर के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया। तो √3 बराबर a/b, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। और यहां पे एक बात और लिखेंगे, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं या पूर्णांक है, एक ही बात है। तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको स्टूडेंट लिखनी है बिल्कुल, कि भाई a और b क्या होने चाहिए? सहभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब जो a और b का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। बोला सर अगर ऐसा नहीं हो तो आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, काटा पीटी करके बनाइए, सरलीकृत करके बनाइए। जैसे अभी हमने यहां पे लिया था, मान लीजिए आप a का वैल्यू 4 ले लेते हैं और b का कितना ले लेते हैं? 8। तो a/b का मतलब देखिए, आप कहेंगे सर 4/8, ठीक है, यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिखा है इसको हमने। बोलो सर बिल्कुल लिखा है। ठीक है, कैसा होना चाहिए? हमने कहा ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। नहीं है मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। नहीं है, कारण कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 2 गुना 2 आ रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? निष्ठ गुणनखंड a, b का। आप कहेंगे सर 2 गुना 2 आ रहा है, तो बनाइए ना, सरलीकृत करके बनाइए। तो सरलीकृत कर दीजिए, कितना हो गया? 1/2। तो अब देखिए अब कितना हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड? अब एक ही है दोनों का, बिल्कुल एक ही होगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। a के सामने 1 लिखा है, b के सामने 2 लिखा है, दोनों का अब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो 1 हो गया। तो यही लिखा है कि a और b जो है वो सहभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाइए सरलीकृत करके, कैसे भी भाग देके गुणा करके कैसे भी बनाइए, बनाना है आपको। क्लियर? यहां तक आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो अभी पढ़ा है उसमें हमने यही लिखा कि भाई जो आपको गिवन है उसका आप उल्टा मान लीजिए। फिर विभिन्न प्रकार के मेथड्स, रूल, रेगुलेशंस, फॉर्मूला, इनका इस्तेमाल करते हुए आप इस बात को प्रूव करने का प्रयास कीजिए कि √3 एक
परिमेय संख्या है। तो हम देखिए क्या नियम लगाते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण जो एक है, समीकरण एक का दोनों ओर वर्ग करते हैं। पहले तो समीकरण एक का हम लोग दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं यहां। तो √3 इसका होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। तो देखिए आगे यहां पे हो गया 3 बराबर a² b²। इस 3 को इस साइड लेके आइए, ये जो 3 है इसको यहां ले जाइए, इस b को यहां लेके आइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, b² = a²/3। इसको आप समीकरण नंबर 2 दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी अभी हमने एक, ये 3 क्या है, भाज्य या भाज्य बताइए। भाज्य या भाज्य? आप कहेंगे सर 3 तो अभाज्य, बिल्कुल। ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, या सहभाज्य यहां पे लिख दीजिए पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं ज्यादा बढ़िया रहेगा, सहभाज्य पूर्णांक है ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो कहीं पे भी विवादास्पद स्थिति ना हो। तो देखिए अब देखिए ए क्या है, ए हम क्या लिख रहे हैं, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ए धनात्मक पूर्णांक है और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहां से हमने जो अभी अभी थ्योरम पढ़ा था सबसे पहले, उसके बेस पे क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 3a² को विभाजित करता है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी जो बेसिक स्टार्ट करते ही हमने जो थ्योरम पढ़ा उसके बेस पे। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात बताइए, यहां पे हमने लिखा 3a को विभाजित करेगा, इसका गणितीय रूप क्या होगा, इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या होगा? बोला सर इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग तो ये होगा कि भाई a/3, यही होगा इसका मैथमेटिकली मीनिंग। या गणित में इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई 3a को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस कथन को हमने ऐसे मैथमेटिकली लिख दिया, बिल्कुल। अब जब 3a को विभाजित करेगा और a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कुछ रिजल्ट्स देगा, कोई संख्या तो आएगी रिजल्ट में कि भाई इतना ये आपका रिजल्ट आ रहा है भाग देने पे। तो उस रिजल्ट को आप इक्वल में मान लीजिए c। ठीक है, ये आपका क्या है, c जो है परिणाम है, समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए माना। क्लियर है भाई कि जब 3a को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या है गणित में, इसका मतलब है कि a/3, बिल्कुल है। लेकिन जब a को हम 3 से भाग लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा, उसको हमने c माना है। ठीक है, c यहां लिख दीजिए, परिणाम है ये, याद रख लीजिएगा, और ये c। ठीक है, ये सब हमने माना है। क्लियर कि जो रिजल्ट है वो c है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से हम अगर a का वैल्यू निकालें तो देखिए a = कितना हुआ, आप कहेंगे सर 3c, और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं स्टूडेंट, 1 मेरा यहां हो गया, 2 यहां हो गया।
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर दिया? 3। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का जो वैल्यू है उसको 2 में पुट कर दूं तो लिख दीजिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए बी स्क्वायर ए की जगह लिखिए 3c और उसका होल स्क्वायर बट्टे 3। ए की जगह मैंने कितना पुट कर दिया? 3c। ठीक है, आगे देखिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सी स्क्वायर बट्टे 3। सोल्व कीजिए तो बी स्क्वायर बट्टे नहीं सॉरी बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर। इसको आप लोग यहां लिख दीजिए सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे 3 और इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 4। इस 3 को इसके नीचे ले आइए। क्लियर है? तो अब जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रमेय पढ़ा था उसके बेस पे लिखिए चूंकि 3 बी स्क्वायर को चूंकि 3 बी स्क्वायर को बी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा। लिख दिया। अब स्टूडेंट सबसे खास बात यहां से वापस आइए। हमने शुरू में लिखा कि √3 एक परिमेय संख्या है। बोला सर लिखा बिल्कुल। फिर हमने √3 को लिखा बराबर है a बट्टा बी यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिया और a और b को हमने क्या माना? सहभाज्य पूर्णांक माना। यानी हमने ऐसा पूर्णांक माना जिनका सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है ऐसे पूर्णांक जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल कितना हो? 1 हो। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इस प्रकार प्रोसेस करते हुए लिखा। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ कि 1 किससे विभाजित होता है? 3 से। और b भी किससे विभाजित हो रहा है? 3 से। तो इसका मतलब उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? दोनों का 3 है। हाँ या ना? देखिए इस लाइन से कि 3 a को विभाजित करता है और 3 b को भी विभाजित करता है। इस लाइन से यह बात निकल के आ रही है कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। हाँ या ना? तो लिखिए अतः a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना है भैया? 3 है। जबकि होना कितना चाहिए था परिमेय आने के लिए? 1 होना चाहिए था, क्योंकि परिमेय के लिए हमने a बट्टा बी जो माना उसको कैसा नंबर माना? सहभाज्य संख्या माना, पूर्णांक माना। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए था? 1। जबकि यहां पे देखिए यहां क्या कर रहा है? 3 a को भी विभाजित कर रहा है और 3 b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3। इसका मतलब जो है जो हमने माना है वो विरोधाभासी है। ठीक है, लिख दीजिए अतः
अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि जो हमने माना उसके बेस पे दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना नहीं आ रहा? एक नहीं आ रहा भैया। ये से नो। एक चीज और लिख दीजिए, इसलिए विरोधोक्ति के कारण, विरोधोक्ति के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल इजी स्टूडेंट, इसमें आपको कोई भी बात रटनी नहीं है। लैंग्वेज इसमें जरूर है, थोड़ा सा एकदम तरीके से इसको लिखें। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लैंग्वेज का भी लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन हर जो पॉइंट है वो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ये हम लिख क्यों रहे हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका एक क्वेश्चन है वो और सोल्व कर लेते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत आप लोगों को इसमें ना रहे। अब की बार हमारे पास जो है पर्सन है फर्स्ट, और उसे सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है, पर्सन है फर्स्ट, हल फर्स्ट का। तो हम लोग वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिख दीजिए आप, इसलिए √5 बराबर a/b। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 देना पड़ेगा, और यहां पे लिखना पड़ेगा जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तथा वह सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये लैंग्वेज आपको लिखना ही है। इसके पश्चात आपको जो समीकरण 1 गिवन है इसका आप वर्क कर दीजिए। समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर, समीकरण जो 1 है इसका दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, √5 बराबर a/b, इसका वर्ग कीजिए। देन रिजल्ट देखिए, 5 बराबर a²/b²। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जमा के लिखिएगा स्टूडेंट। इसको b² बराबर a²/5 ऐसे लिख दिया। इस b² को मैंने यहां तिरछा गुणा कर दिया और 5 को यहां नीचे ले आया। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए स्टूडेंट, और यहां पे आप लिख दीजिए क्योंकि 5 a² को विभाजित
करता है करता है इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। और देखिए 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। और ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है थ्योरम में। अब जब 5 ए को विभाजित करेगा, इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो यहां ऐसे लिखेंगे कि a बटा 5। और जब 5 ए को विभाजित करेगा तो कोई रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट को हमने c माना है। क्या माना है? c माना है, ठीक है भाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a बराबर 5c, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया। समीकरण 3 की वैल्यू मैं 2 में पुट करूंगा तो यहां लिखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए रखते हैं तो b² बराबर a की जगह यहां रखेंगे 5c, उसका होल स्क्वायर बटे 5। तो देखिए b² इजिकल्स टू 25, c² बटे 5 सोल्व किया तो b² बराबर 5c² या c² बराबर b² बटे 5, ठीक है। यहां से फिर हम थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए लिख देंगे, चूंकि 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। यहां पे हमने देखिए a और b को सहभाज्य पूर्णांक माना है, और सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है दी गई संख्याओं का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 a को भी विभाजित करता है और 5 b को भी विभाजित करता है। तो लिखिए चूंकि a, b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कितना है? 5 है। अतः विरोधोक्ति के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड आना कितना चाहिए था? 1, और आ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो विरोधोक्ति के कारण कैसे हम कहेंगे भाई हमने जो माना है वो जो हमने विरोध किया था वो गलत बात है, जो दिया गया है वही सही है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सही है। बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज रहने वाला है स्टूडेंट, आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए कि ये 1/2 1/√2 1/2 नहीं 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल वही हम लोग मेथड अपनाएंगे थर्ड का फर्स्ट। लिख लीजिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर a/b। ठीक है, और यहां लिख दीजिए जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा ठीक है, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया b = a × √2। इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, इसको इसके नीचे लेके आइए, तो √2 बराबर कितना हुआ ये देखिए। √2 बराबर हो गया स्टूडेंट आपके पास b/a, b/a। ये थोड़ा सा चेंज यहां पे हुआ है, तो यहां पे लिखिए, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू, इसलिए मैंने काटा था, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आप थोड़ा सा यहां ख्याल रखना, बस यही इसमें है। बाकी जो अब आगे का जो लैंग्वेज रहने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। फिर देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, √2, तो ये सेम √2 वाला ही क्वेश्चन बन गया है। कोई ना, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, और यहां पे लिख दीजिए समीकरण एक का दोनों ओर वर्ग करने पर। तो बिल्कुल समीकरण एक का दोनों ओर वर्ग यहां पे कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो √2 इसका होल स्क्वायर बराबर b/a का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 2b² a स्क्वायर। थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए, a² बराबर b²/2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए स्टूडेंट। और इक्वेशन नंबर 2 के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां लिखिए, चूंकि 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब 2b को विभाजित करेगा, इसको गणितीय रूप में अगर हम लिखें तो आप कहेंगे सर इसको इस प्रकार लिखिए, b/2 गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे। और जब 2b को विभाजित करेगा तो कोई रिजल्ट देगा, उसको हम c मान रहे हैं, तो यहां लिख लीजिए माना c। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो b बराबर 2c, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 3। इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू 2 में पुट कर दीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 3 का मान 2 में, यहां पे b के स्थान पे रखिए, तो a²
इजिकल्स टू 2c का स्क्वायर बट्टे b की जगह 2c रख दिया बट्टे 2, तो a स्क्वायर इजिकल्स टू 4c स्क्वायर बट्टे 2। यहां से देखिए a स्क्वायर इजिकल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है, या c स्क्वायर इजिकल्स टू a स्क्वायर बट्टे 2, समीकरण नंबर 4। c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे 2, इससे आप क्या लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित थोड़ा ढंग से लिख दे, विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हम बोल रहे हैं सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरी तरफ हम यहां लिख रहे हैं b को 2 विभाजित करता है, या 1 को 2 विभाजित करता है, या 2 1 को विभाजित करता है, दोनों बातें लिख रहे हैं। इसका मतलब अतः a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः विरोधोक्ति के कारण एक बट्टा √2 एक अपरिमेय संख्या है। और विरोधोक्ति क्या है? अरे भाई विरोधोक्ति यही तो है कि हमने जब स्टार्ट में मान लिया कि a बट्टा b ये सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, प्रूव करने पे 1 आना चाहिए, जबकि a कितना रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि b को 2 भी विभाजित करता है, 1 को 2 भी विभाजित करता है, इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और जबकि होना कितना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो भाई जो हमने स्टार्ट में लेके चले वो खुद गलत हो रहा है, तो हमें लास्ट में यही बोलना पड़ेगा कि भाई 1 बट्टा √2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन इसलिए करवाए ताकि आपको जो है लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और बाकी सारी चीजें हमने 1 बाय 1 सारी बेसिक में क्लियर कर दिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में एक प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम जो है आगे की क्लास में ले लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं सभी हम आगे की कक्षा में सोल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।